Okay. So in the last class, I was So in the last class, I was talking about different ontological realities or different ontologies where we can find that a system like sovereignty was working, and it cannot be claimed that sovereignty was so, and it cannot be claimed that sovereignty. मुनेश सर, आप ना बच्चों को ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं, एंटर करने दीजिए, अदरवाइज क्लास में डिस्टरबेंस होता है बार बार, इसलिए मैं 10 मिनट कम से कम वेट करती हूँ क्लास के लिए। मैम देख लीजिए आप अपने लेवल से। थैंक यू। ओके, सो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो डिफरेंट ऑन्टोलॉजिकल रियलिटीज हैं उनके साथ जो यूरोसेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉवरेनिटी है वो कोरिलेट नहीं करता है। हम लोगों ने स्टेट के बारे में बात की कि किस तरीके से जो स्टेट के फीचर्स हैं थियोरिटिकली जब हम लोग फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो रियल में स्टेट किस तरीके से काम कर रहा है, स्टेट के ये फीचर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। सो वी डिड दैट पार्ट, then we were also talking about what is the problem of यूरोसेंट्रिक। ये जो यूरोसेंट्रिक है इसका प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों ने इसके बारे में बात करी। और मैंने आप लोगों से ये भी बात किया कि किस तरीके से जो ऑन्टोलॉजीज हैं, वो जो डिफरेंट ऑन्टोलॉजीज हैं उनके साथ जो यूरोसेंट्रिज्म का जो थियरी है वो रिलेट नहीं कर पाता है। इनफैक्ट हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट रियलिटीज हैं उनका एक एब्सेंस क्रिएट कर दिया जाता है। डिफरेंट रियलिटीज ऑफ सॉवरेनिटी का, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ स्टेट जो कि अवेलेबल रहे हैं ऑल्टरनेट स्पेसेस में, नॉन वेस्टर्न स्पेसेस में, उनको किस तरीके से एब्सेंट कर दिया जाता है। और इसी को समझने के लिए मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से सुदीप्त कविराज के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने आप लोगों के साथ like we were talking about different writings. For example, Manusmriti, I was talking about Arthashastra, I was talking about Kautilya, I was talking about, we were, Arthashastra was written by Kautilya, so they both are similar. And I was also talking about Mahabharata, जहां पर मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से एक डिफरेंट थ्योरी ऑफ स्टेट को वो लोग लेकर आते हैं, जहां पर जो स्टेट है या जो रूलर है वो उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर नहीं है। उसका जो पावर है वो धर्म से, मोरालिटी से कहीं ना कहीं पर बंधा हुआ है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी बात करी थी। एंड हम लोगों ने मिडिवल टाइम्स के बारे में बात करी थी, जहां पर हम लोगों ने थ्योरी ऑफ रूल के बारे में बात करी थी, जो कि हमने देखा था कि थियरी के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ये जो थियरी ऑफ रूल है ये पर्सियनेट इस्लाम के ऊपर बेस्ड है, और किस तरीके से ये पॉलिटिकल अथॉरिटीज पर इम्प्लिसिट तरीके से एक लिमिटेशन को एक्सेप्ट करती है। और ये जो लिमिटेशन है दैट इज एक्चुअली वर्किंग इन रिलेशन टू सोशल कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो लिमिटेशन है ये सोशल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जनरेट होती है। सो हम लोगों ने देखा कि जो इस्लामिक स्टेट है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जो इस्लामिक स्टेट है वो भी
सोशली हम लोग बोल सकते हैं दैट दे आर ऑल्सो लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक स्टेट, दे ऑल्सो saw themselves as limited and socially distant as the Hindu state. अपने आप को ये हिंदू स्टेट, जब हम लोग स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हिंदू स्टेट अपने आप को लोगों से डिस्टेंट रखता था, कहने का मतलब है इन नॉट इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जैसे कि हमें वेस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है, बट इन टर्म्स ऑफ नॉट यूजिंग एब्सोल्यूट पावर। पर ये इस टर्म्स में हम लोग देख सकते हैं कि लोगों पर एब्सोल्यूट पावर को इस्तेमाल नहीं करना है, लोगों से एब्स्ट्रैक्शन स्टेट नहीं रखता था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट इन मिडिवल पीरियड और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू स्टेट। लोगों से इनका डिस्टेंट नहीं था, बट डिस्टेंट इस मामले में जरूर था कि एब्सोल्यूट पावर का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पर जो कविराज हैं वो ये समझाते हैं कि किस प्रकार से जब हम लोग स्टेट के डिस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों से डिस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्टेट है वो वीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है वो लोगों के रिलेटिव ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहता है। There was a relative autonomy of the social constitution from the state that did not arise because the state was weak. ये जो autonomy था, when we are talking about social constitution, when we are talking about the relative autonomy of the social constitution from the state, that was not showing that the state was weak, but that was followed from a moral principle. जो कि और ये जो मॉरल प्रिंसिपल था ये रूलर और सब्जेक्ट इन दोनों के रिलेशनशिप को गाइड करता था। तो यहाँ पर व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि जो स्टेट का एक डिफरेंस था लोगों से। ये जो डिफरेंस था इसका ये मतलब नहीं है कि जो स्टेट है वो वीक था, बल्कि इसका ये मतलब है कि लोगों और स्टेट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो मॉरलिटी के बेस पे काम कर रहा है, जहां पर लोगों पर अनरिस्ट्रिक्टेड पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये जो मोरालिटी है ये रूलर को रिस्ट्रिक्ट रखती है। एंड मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया था दैट the whole idea was entirely different from Eurocentric context or when we are talking about European statecraft. ये जो पूरा आइडिया है ये यूरोपियन स्टेटक्राफ्ट से बिल्कुल अलग है, जहां पर जो स्टेट है या जो रूलर है वो लोगों की लाइफ में सीधे पेनिट्रेट करता है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ, अगर याद हो तो मैंने रिलीजन आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को ये समझाया कि क्यों यूरोपियन स्टेट्स जो है वो सेक्युलरिज्म की तरफ गए, क्यों वो रिलीजियन को नेगेटिव टर्म्स में लेते हैं। वो रिलीजन को नेगेटिव टर्म्स में इसलिए लेते हैं क्योंकि रिलीजियन के वजह से उन्होंने एक 30 इयर्स का जो वॉर है वो झेला है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर and I discussed with you that how Pope was intervening in their life, how ruler was intervening in their life. तो हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके के रिलीजन को इम्पोज करके लोगों को डिसआर्म करके जो स्टेट है वेस्टर्न कंटेक्स्ट में और यूरोपियन स्टेट क्राफ्ट में जो स्टेट है वो किस तरीके से लोगों की लाइफ में पेनिट्रेट करता है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने स्टेट स्टार्ट किया था तो आपको चार्ल्स टेलर का अंडरस्टैंडिंग बताया था स्टेट के बारे में, और आपको ये भी समझाया था कि चार्ल्स टेलर ये बताते हैं कि किस तरीके से सभी कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को एलिमिनेट करके जो स्टेट है उसने अपने पावर को एक्सट्रैक्ट किया, किस तरीके से टैक्सेस को इम्पोज करके लोगों के ऊपर किस तरीके से सर्विलांस को प्रैक्टिस करके जो सारा अथॉरिटी है वो स्टेट ने अपने हाथ में ले लिया। एंड चार्ल्स एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट Tilly, he was in that sense coming up with the idea that the state was not coming into existence because of the consensus between people and state. जो state आया वेस्टर्न कंटेक्स्ट में वो लोगों और स्टेट के बीच में कंसेंसस का परिणाम नहीं था, वो एक्चुअली में वायलेंस का परिणाम था, वो एक्चुअली में फोर्स का परिणाम था। अब इसके कंटेक्स्ट में अगर हम लोग या इसके कंपैरिजन में जब हम लोग
इंडिया, जब हम लोग पॉलिटिकल अथॉरिटी को और कंट्रोल को इंडियन ट्रेडिशन में देखते हैं तो हमें एक डिफरेंट पिक्चर दिखाई देता है, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन के अंदर जो ऑर्डर था वो डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी में डिस्पर्स हुआ करता था या डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ करता था। जैसे पंचायती राज में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हर कोई ग्रास रूट लेवल पर भी जो लोग हैं वो पावर को एक्सेस कर सके, और जो वेलफेयर के जो वर्क है वो ग्रास रूट तक जा सके। सो हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट earlier period, we find that the way political authority or control was exercised in traditional Indian order, it was entirely different. जिस तरीके से इंटरनेशनल इंडियन ऑर्डर में पावर को, पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाता था, उसको कंट्रोल किया जाता था, वो एकदम इंटायरली डिफरेंट पिक्चर लेकर आता है। यूरोपियन कंटेक्स्ट में इट वाज ऑल अबाउट सेंट्रलाइज्ड पावर। स्टेट जो है उसको सिग्निफाई किया जाता था सेंट्रल पावर के थ्रू। तो दैट वाज ऑल सेंट्रलाइज्ड, ऑल पावर हैज टू बी विद रूलर्स, ऑल पावर हैज टू बी इन द हैंड्स ऑफ स्टेट। When we are talking about traditional Indian order, then we are finding कि वहां पर जो पावर है वो different levels of authority में बटा हुआ था। जैसे कि for example वैसल states हो गए, regional kingdoms हो गए या empires हो गए, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं पर देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पर जो मॉडर्न सॉवरेन स्टेट का सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी और यूनिटी का जो आइडिया है उससे काफी अलग था। एक और क्रिटिकल डिस्टिंक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन ऑर्डर और यूरोसेंट्रिक पॉलिटिकल ऑर्डर के बीच में, दैट इज दैट when we are talking about vessels, then we are finding that these vessels were not taking place because of contract, but there was a different language which was used. These vessel states were coming into existence through lawful conquest और धर्म विजय, जिसको कि धर्म विजय भी बोला जाता है। तो जो वेसल स्टेट्स हैं वो जब एग्जिस्टेंस में आते हैं तो वो वेस्टर्न कंटेक्स्ट की तरह कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो लॉफुल कॉन्क्वेस्ट के जरिए आ रहे हैं, यानी धर्म विजय के जरिए आ रहे हैं। जो कि कहीं पर भी हम लोग देखते हैं, जिसका आइडिया, जब हम लोग धर्म विजय के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर दो स्टेट्स के बीच में वॉर हो रहा है तो जो स्टेट्स हार गया है, यहाँ पर उद्देश्य उस हारे हुए स्टेट के किंगडम को, उस जीते हुए स्टेट के किंगडम को एब्जॉर्ब करना नहीं होता। So you will find it in Indian tradition. When we are talking about centralized authority in European context or Western context, their idea was all about zero sum game. उनका जो गेन है वो तभी पता चलेगा जब वो दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जो हारा है या जिस देश को उन्होंने जीता है उसको डिस्ट्रॉय करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो लोग निभाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बर्लिन के कंटेक्स्ट में ये समझाया था, अफ्रीका हारा नहीं था। इंटरनेशनल लॉ समझाते समय मैंने आपको बताया था कि जो बर्लिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें किस तरीके से अफ्रीका को बांटा गया। हालांकि अफ्रीका उस टाइम पे हारा नहीं था, बट दिस वाज ऑल अबाउट हाउ दे बिलीव इन डिस्ट्रॉइंग, by categorizing अदर एज अदर, जहां पर अदर सबऑर्डिनेशन को दिखाता है। धर्म विजय में उनका जो आइडिया है वो कॉन्कर्ड किंगडम को एब्जॉर्ब करना नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में सॉवरेनिटी की बजाय जो ज्यादा टर्म एप्रोप्रिएटली यूज किया जा सकता है वो है सुजेरेनिटी। तो जो सुजेरन का जो हैंड होता था, यानी जो सुजेरन अपने पावर का जो इस्तेमाल करता था वो बहुत लाइटली अपने पावर को इस्तेमाल करता था, स्पेशली जो स्टेट पावरफुल है या जो वेसल स्टेट्स बहुत दूर हैं, जहां पर कॉन्कर्ड स्टेट को ये लगता था कि जहां पर कॉन्करिंग किंगडम को ये लगता था कि जिसके ऊपर उन्होंने कॉन्कर किया है वो उसमें कुछ स्टेट्स बहुत पावरफुल स्टेट्स हैं, तो वो उन स्टेट्स को छोड़ दिया करते थे। उन स्टेट्स में जहां पर वो जो भी धर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी छोटे छोटे किंगडम वहां पर हैं, उनको वैसे ही छोड़ दिया करते थे, खासकर जो वेसल स्टेट्स दूर हुआ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं पर एक फ्लूइड पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिएट करता था, जिसमें कि किंगडम्स के प्रति लॉयल्टीज भी चेंज होती रहती थी और जो किंगडम्स का पॉलिटिकल स्टेटस है वो भी चेंज होता रहता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, लाइक वी यूज्ड टू टॉक अबाउट डिफरेंट हिंदू
different Hindu empires where they were giving space to different other religions as well. You know, so that was in that way they were exercising this idea of sovereignty. इस तरीके से वो जो sovereignty का idea है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से exercise करते थे, क्योंकि when we are talking about Western states and when they are using this term of sovereignty, it was based on creating that territory, and that territory was defining itself. That territory was defining, you know, different things. This territory was defining not different things, but I would rather say everything. ये जो territory है ये सब कुछ define करती थी. ये territory के बाहर के जो लोग हैं उनको अदर माना जाएगा, वो subordinate किए जा सकते हैं, they are uncivilized. लेकिन अगर हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में बात करें, दैट अनसिविलाइज्ड सिविलाइज्ड का डाइकोटमी और बाइनरी वाज नॉट एट ऑल फॉलोड बाय was not at all followed when we are talking about Indian context. So यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है किंगडम की वो एकदम डिफरेंट है. जिस तरीके से पॉलिटिकल ऑर्डर को संगठित किया जा रहा है और उसका प्रैक्टिस किया जा रहा है, दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंटेक्स्ट और फ्रॉम यूरोपियन कंटेक्स्ट. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुज़ेरेनिटी एक ज्यादा डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है. इनफैक्ट हम लोग देखते हैं कि जो स्टेट और जो स्टेट के अपर लेयर्स हैं उनका बहुत कम इंटरेक्शन होता था और उनका बहुत कम वी कैन से वो बहुत कम अथॉरिटी का इस्तेमाल किया करते थे जो ग्रासरूट लेवल पर जो कलेक्टिव आइडेंटिटीज हुआ करती थी. सो दैट टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल इन इंडियन ट्रेडिशन, यू विल नॉट फाइंड something like atrocities on indigenous people, because the kingdom, they were not, or when we are talking about the ruler, their idea was not to exercise their power in terms of atrocities on collective identities at the grassroots at the grassroots levels. So हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो किंगडम का जो बेसिक यूनिट हुआ करता था वो ऑटोनॉमस विलेज कम्युनिटीज के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होता था. और ये जो ऑटोनॉमस विलेज कम्युनिटीज होती थी ये इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होती थी, सेल्फ गवर्निंग होती थी, जो कि हम लोग देखते हैं कि आज के पंचायती राज के सिस्टम से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है. सो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को ये चीज समझ में आती है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी आज हम लोग देख रहे हैं वो हमारे ट्रेडिशनल कंटेक्स्ट में ऑलरेडी काम कर रही थी. तो क्या ये बोला जाना चाहिए कि जो इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस ऑफ पावर है वो मॉडर्न पॉलिटिकल प्रोडक्ट का परिणाम है, या फिर हमें ये कहना चाहिए कि जो हमारा स्टेट क्राफ्ट है, मॉडर्न स्टेट, सॉवरेन स्टेट का जो स्टेट क्राफ्ट है वो एक्चुअली में हमारे ट्रेडिशनल इंडियन कंटेक्स्ट से निकला है. इसी तरीके से अगर हम लोग मिडल ईस्टर्न कंटेक्स्ट में बात करें तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है हकीयम्मा का कंसेप्ट, जो कि एक पुरानिक वर्ड हुकुम से आता है. हुकुम का मतलब होता है गवर्न करना या रूल करना, जिसे कुतुब के द्वारा डिफाइन किया गया. और हुकुम का मतलब होता है, लाइक हुकुम को जिस तरीके से कुतुब डिफाइन करते हैं उसका मतलब है कि एक हाईएस्ट गवर्नमेंटल और लीगल अथॉरिटी, एक हाईएस्ट गवर्नमेंटल और लीगल अथॉरिटी वाज कॉल्ड एज हुक्म. और ये जो हाईएस्ट और जो लीगल अथॉरिटी होती थी ये भी मिडिल ईस्टर्न के कंटेक्स्ट में जब हम लोग हकीयम्मा में देखते हैं, ये जो हुक्म होता थे ये इनके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर नहीं होती थी. इट वाज सिमिलर लाइक वी फाइंड इन इंडियन ट्रेडिशन. सो हम लोग ये देख सकते हैं, लाइक ये कहा जा सकता है कि ये जो हुक्म है ये सॉवरेनिटी को डिनोट करता है, सॉवरेनिटी को सिंबलाइज करता है. बट ये एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो गॉड का रूल होगा वो कहीं ना कहीं जो गॉड का रूल है उसको ये, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉवरेनिटी, इट इज गिविंग एन इम्प्रेशन कि गॉड का रूल जो है वो सॉवरेनिटी का रूल माना जाएगा, वो सॉवरन होगा. यहाँ पर जो कुतुब है वो इसको टोटली रिजेक्ट कर देते हैं. और मैंने आप लोगों से मुताजिला मूवमेंट के बारे में पिछली क्लास में बात की थी जब मैं आपको रिलीजन पढ़ा रही थी, जहां पर हमने ये समझा कि किस तरीके से जो इस्लाम है वो अक्ल और ता के बेसिस पर काम करता है. वो एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वो रैशनैलिटी पे फोकस करता है, और इसका ही ये परिणाम है कि जो गॉड का जो रूल है उसको जो कुतुब है वो टोटली रिजेक्ट कर देते हैं.
नाउ अगर हम लोग कुरानिक वर्सेस के ऊपर देखें, लाइक जो कुतुब है वो कुरानिक वर्सेस के को रेफरेंस में लेते हुए ये मानते हुए चलते हैं कि जो गवर्नमेंट है इस्लाम में वो कुछ रेगुलेशंस के द्वारा बंधी हुई होती है, जिसको कि कुरान और सुन्ना में या शरिया लॉ में दिखाया गया है, उसमें दैट इज लेड डाउन देयर. सो बट हम, आई मीन, the rules and regulations are based on Sharia law and Quran. That is a reality, but they were having commitment towards democracy. पर उनका डेमोक्रेसी के प्रति कमिटमेंट था. Like for example, जैसे हम लोग जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं जो अपनी लेजिटिमेसी को मेजॉरिटी वोट से डिराइव करती है, यहाँ पर हकीमा में इस तरीके के रूल के बारे में बात की गई है जो मेजॉरिटी पर बेस नहीं होगा, बट दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग इंटायर पॉपुलेंस, जो सभी लोगों को इंटायर पॉपुलेंस को रिप्रेजेंट करे. सो दे वर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ रूल ऑफ लॉ. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट पावर के ऊपर जो लिमिटेशंस हैं स्टेट को चलाने की, पीपल को रेगुलेट करने की, ये पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल में यहाँ पर जो चीज केंद्र में है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रूल. तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल का जो आइडिया है दैट वाज वेरी मच सेंट्रल टू हकीमा. कुतुब के का जो हकीमा का कंसेप्ट है उसके सेंट्रल में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल का जो आइडिया है ये काम करता है, और इसको स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो माना जाता है. स्टेट को ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, स्टेट के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिलेशंस को चलाने में इट्स इन द सेंटर. सो इन दैट वे, as a whole, when we are talking about Hakiyama, they are focusing on humanity. They are focusing on humanity in terms of race, nature, and origins. And Hakiyama का, like हम लोग sovereignty और Hakiyama के बारे में बात कर रहे हैं, तो Hakiyama was considered to be like a sovereign hukm. So Hakiyama was about sovereignty. So हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो ये बताते हैं, लाइक इम्फेसाइज करते हैं, खुद ये इम्फेसाइज करते हैं कि अगर किसी भी लॉ की सॉवरेनिटी को या किसी भी हकीमा को अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो ये जरूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो जस्टिस, फ्रीडम, पावर शेयरिंग, ह्यूमन राइट्स, इन सबको ऑब्जर्व करे, और साथ ही रूलर और रूल्ड के बीच एक रिलेशनशिप को क्रिएट करे. रूलर और रूल्ड के बीच एक रिलेशनशिप को क्रिएट करें. So now you can understand that in the time of when we are talking about Middle Eastern context, they were actually aware about these terms like justice, like freedom, like human rights, like power sharing, and they were focusing their analysis on on insisting relationship between the government or the ruler and the ruler and the people. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये दिखाता है कि किस तरीके से when we are talking about, जब हम लोग वेस्टर्न या यूरोपियन कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने सॉवरेनिटी को इजाद किया है, हम लोग सॉवरेनिटी लेकर आए हैं और हमने पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाया है. आप सोचिए कि वो जिस तरीके की सॉवरेनिटी का इस्तेमाल कर रहे थे, दैट वाज अबाउट, वो पूरी तरीके से इस बात पे निर्भर था कि जो रूलर है उसका एब्सोल्यूट पावर जो है वो एक्सरसाइज करे अपना लोगों पर, सो यहाँ पर रूलर कल्मिनेट हो जाता है सॉवरन स्टेट में, और सॉवरन स्टेट को एब्सोल्यूट पावर प्रोवाइड कर दिया गया. तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 1215 के मेग्ना कार्टा के बाद सिचुएशन चेंज होती है, लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. इवन देन द स्टेट दैट दे आर हैविंग, इट इज पेनिट्रेटिंग इन एवरी aspect of people's life, in every domain of people's life. When we are talking about Middle Eastern context, or like talking about Hakiyama or sovereignty in Middle Eastern context, then we are finding that their focus was not on making a state or making an authority to exercise unlimited or unrestricted power on people, but it was more about creating
relationship between the ruler and the ruler and the people. तो यहाँ पर जो पूरा आइडिया है वो रूलर और लोगों के बीच में में संबंध को बनाना है, जो कि कहीं ना कहीं पर ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ज्यादा डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट लेकर आता है सोजेरिनिटी का। अब यहाँ पर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ डिफरेंट कंटेक्स्ट वेयर we will be talking about indigenous communities in North America, Canada and Australia. यहाँ पर हम नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जो डिफरेंट इंडिजीनियस ग्रुप्स हैं, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। So what we are finding is that they are more with the idea of, they are bringing cultural understanding of sovereignty. When we are talking about indigenous peoples of North America, Canada and Australia, they are bringing cultural premise of sovereignty. And I mean, they believe that like tribes used to believe, indigenous communities used to believe that they were existing long before when the state came into existence. So their sovereignty is more ancient, their sovereignty is authentic, their sovereignty is inherent. जो indigenous people हैं या जो communities हैं, उनका ये मानना था कि वो मॉडर्न स्टेट के आने से बहुत पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, और इसीलिए उनका जो सॉवरेनिटी है, जो कि कल्चरल वर्जन ऑफ सॉवरेनिटी है, जिसमें वो सॉवरेनिटी को पॉलिटिकल के बजाय कल्चर के साथ जोड़कर देखते हैं, उसमें उनका ये मानना था कि उन लोगों की जो सॉवरेनिटी है वो ज्यादा इनहेरेंट है, ज्यादा ऑथेंटिक है और ज्यादा एंशिएंट है। And here we will be studying about how Western and European countries were working with the politics of creating absence of these indigenous communities. यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज का जो सॉवरेनिटी का लैंग्वेज है, उसके बारे में कैसे वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा पॉलिटिक्स चलाते हुए किस तरीके से उनकी लैंग्वेज ऑफ सॉवरेनिटी का एक एब्सेंस जो है वो क्रिएट किया जाता है। सो यहाँ पर जो इंडिजीनियस कम्युनिटी के लोगों की जो एबिलिटी थी सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करने की, उसको वी कैन से उसको कहीं ना कहीं पर सर्कमस्क्राइब किया गया, क्योंकि जो रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट की जरूरत थी सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करने के लिए, वो लगातार स्टेट्स के द्वारा, जो मॉडर्न स्टेट था, जो यूरोपियन स्टेट था, उनके द्वारा लगातार खत्म किया गया। उसको लगातार जो एबिलिटी थी उनकी सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करने की, उसको लगातार खत्म किया गया, उसको लगातार एब्सेंट बनाया गया। और कैसे एब्सेंट बनाया गया? थ्रू कॉलोनियल प्रैक्टिसेस, थ्रू कॉलोनियल प्रैक्टिसेस। इसको एक नेगोशिएबल फिनोमेना बना दिया गया। नेगोशिएबल फिनोमेना बना दिया गया कहने का मतलब है दैट देयर सॉवरेनिटी वाज नॉट टेकन एज ग्रांटेड, देयर सॉवरेनिटी वाज नॉट टेकन एज गिवन। जैसे कि यूरोपियन सॉवरेनिटी के आइडिया को हम लोग गिवन मान लेते हैं, वी नेवर क्वेश्चन इट, वी नेवर चैलेंज दिस। इस तरीके से उनके सॉवरेनिटी को एक नेगोशिएबल फिनोमेना बना दिया गया। जो रिस्पेक्ट, जो रिकॉग्निशन चाहिए सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करने के लिए, वो रिस्पेक्ट और वो रिकॉग्निशन को कहीं ना कहीं पर कॉन्स्टेंटली मॉडर्न स्टेट के द्वारा इरोड किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक देयर इज वन स्कॉलर लियोन्स जो है वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने नेटिव अमेरिकन के जो ट्राइबल सॉवरेनिटी है उसको खत्म किया है। और ये जो खत्म करने का जो प्रोसेस है, उसको लिमिट जो किया है, उसको खत्म करने का जो प्रोसेस है, वो ये जो प्रोसेस है उसको खत्म करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया गया, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिटोरिकल इंपीरियलिज्म। रिटोरिकल इंपीरियलिज्म का मतलब होता है दैट यू आर defining, like they started defining and redefining the parties by describing them in different ways. यहाँ पर जो पार्टीज थे, यानी जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज थे, जो पीपल थे, उनको एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन और रीडिफाइन किया गया। जैसे सॉवरन की जगह उनको बोला गया वार्ड, नेशन की जगह उनको बोला गया ट्राइब, और ट्रीटी की जगह जो टर्म इस्तेमाल हुआ दैट वाज एग्रीमेंट। इफ यू रिमेम्बर, जब मैं आप लोगों को इंटरनेशनल लॉ पढ़ा रही थी, तो मैंने आप लोगों को बात की थी क्वाजी सॉवरेनिटी के बारे में, और मैंने आपको समझाया था कि
एक पर्सनैलिटी का लीगल होना बहुत जरूरी है अगर उसको एक ट्रीटी का पार्ट बनना है. We were not using the term agreement there. We were using the term treaty there क्योंकि treaty में because treaty has more authoritative and legal legal rigor or legal connotation than agreement. So when we are talking, so because here both the parties, when we are talking about treaty, they are considered to be equal, legal entities. But when we are talking about European, when we are talking about Europeans and Western context, they were using a different kind of language. They were not considered as sovereign. They were considered as वॉर्ड, क्योंकि सॉवरन वो होता है जो अपने डिसीजन अपने आप लेता है. वॉर्ड वो होता है जिसके बिहाफ पे डिसीजन लिया जाता है. वॉर्ड को स्वतंत्रता नहीं होती है. जैसे बच्चे को वॉर्ड कहा जाता है, सेंड पेंसिल्स टुमारो विद योर वार्ड. तो जो वार्ड है उसको ये माना जाता है दैट दे आर नॉट रैशनल इनफ, दे आर नॉट मैच्योर इनफ. तो उनको सॉवरन टर्म इस्तेमाल ना करके वॉर्ड का जो टर्म है वो इस्तेमाल किया गया. नेशन की बजाय ट्राइब जो टर्म है वो इस्तेमाल किया गया, और ट्रीटी की बजाय जो एग्रीमेंट टर्म है वो इस्तेमाल किया गया, जो कि उनके लीगल पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं पर कॉम्प्रोमाइज कराता है. So this is also, and why they were not given this name of nation, because nation was signifying solidarity. Nation is something which is always, nation state always rational. So हम लोग देखते हैं कि when we are talking about this whole scenario, now we are able to understand that how in the context of North America, Canada, and Australia, how people's ability to exercise sovereignty was taken away. Sovereignty was taken away, and ये इसलिए भी किया गया क्योंकि जो उनकी समझ थी, जो ट्राइबल सॉवरेनिटी की समझ थी, वो कहीं ना कहीं पर एक कल्चरल इंटीग्रिटी के साथ जुड़ी हुई थी. जब हम लोग वेस्टर्न सॉवरेनिटी या यूरोसेंट्रिक सॉवरेनिटी के बारे में बात करते हैं, यू विल नॉट फाइंड anything related to culture there. It is an abstract phenomena. It is an exclusively political phenomena. मैंने आपको क्लास के टाइम पर बताया है कि लाइक बेनो टेस्के किस तरीके से बताते हैं कि नेशन स्टेट एक प्रोसेस के जरिए आता है, और वो प्रोसेस में हम लोग फ्रेंच कंटेक्स्ट को देखते हैं और ब्रिटिश कंटेक्स्ट को देखते हैं, जहां पर ये समझने की कोशिश होती है कि ब्रिटेन में जब कैपिटलिज्म आता है तब एक्चुअली में नेशन स्टेट का जो सॉवरन नेशन स्टेट का जो आइडिया है, सॉवरन स्टेट का जो आइडिया है, वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इकोनॉमी को पूरी तरीके से सॉवरेनिटी से बाहर कर दिया जाता है, और सॉवरेनिटी जो है वो एक्सक्लूसिवली एक पॉलिटिकल टर्म बन जाता है. तो यहाँ पर जो ट्राइबल सॉवरेनिटी है वो एक ज्यादा कल्चरल इंटीग्रिटी का आइडिया लेकर चलती है, और ये जो कल्चरल इंटीग्रिटी है ये it's not more about political power, ये कल्चर इंटीग्रिटी के बारे में ज्यादा है. So हम लोग, और यहाँ पर जो सॉवरेनिटी है वो इस चीज से डिफाइन होती है. सॉवरेनिटी ऑफ अ कम्युनिटी इज गोइंग टू डिफाइन बाय द आइडिया दैट देयर कल्चरल आइडेंटिटी शुड नॉट बी लॉस्ट. ओके, तो कोई भी जो कम्युनिटी है अकॉर्डिंग टू इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव, कोई भी जो कम्युनिटी है उसको तब सॉवरेन कहा जाएगा जब वो अपने कल्चरल आइडेंटिटी को अगर वो लूज नहीं करती है. अगर उसने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लूज कर दिया है तो इसका मतलब कल्चरल आइडेंटिटी को लूज कर दिया है, तो इसका मतलब है कि they are not sovereign enough. So their sovereignty is all about cultural continuance, but when we are talking about
when we are talking about cultural continuance, we should understand one thing here, that this cultural continuance was something which was not considered as natural, but ये जो cultural continuance था इसको प्राकृतिक नहीं माना गया, बल्कि ये एक क्राइटेरिया बना, ये एक क्वालिटी बना, जिसके अनुसार एक नेटिव नेशन को अपने सॉवरन स्टेटस को जब भी रिकॉग्नाइज करवाना है तो इस कल्चरल कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पर करवाना पड़ेगा, इस कल्चरल कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पर करवाना पड़ेगा. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट when we are talking about US, for example, they believe in government to government relationships. Like for example, जब हम लोग वेस्टफेलियन ट्रीटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया कि सॉवरेनिटी दो अर्थों में है. एक इंटरनल सॉवरेनिटी, ये हम लोग कई बार डिस्कस किया है, और एक हो गया आपका एक्सटर्नल सॉवरेनिटी. तो जब हम लोग इंटरनल सॉवरेनिटी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि बाउंड्रीज के अंदर स्टेट हैज पावर, to make order, to create order, to make rules and regulation. और external का मतलब है that the states are free, that states externally, other states cannot intervene in, states' personal matter. This is one interpretation, but the other interpretation is that all states are equally sovereign. This is really very important point of Westphalian Treaty कि जो सभी states हैं वो equally responsible होंगे, equally sovereign होंगे. It means that this was more about the relationships between state. इसका मतलब है कि ये जो पूरा understanding है sovereignty का, ये state to state relationship पर ज़्यादा based है. When we are talking about tribes, they are using sovereignty by integrating or by understanding it in terms of cultural continuity. They were relating it to the individual's life. They were relating sovereignty to the individual's life. They were not relating sovereignty to the political scenario. So this is the difference that we find. The another one is that Chinese tradition is really important because Chinese philosophy of confucianism के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, वो पावर और अथॉरिटी का एकदम डिफरेंट प्रिंसिपल लेकर आते हैं. और वो इसलिए डिफरेंट प्रिंसिपल लेकर आते हैं क्योंकि उनका ये मानना था कि एक प्री ऑर्डर्ड नेचुरल ऑर्डर अपने आप पहले से एग्जिस्ट करता है, जिसमें जो हेवन है वो सभी अथॉरिटी का एक सोर्स है, एंड इसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं उनका नेशनल बाउंड्रीज के बेसिस पर अंतर नहीं किया जाएगा, सेल्फ और अदर क्रिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि सबको ये माना जाना चाहिए कि सभी एक हेवन है और सारा जो अथॉरिटी है वो उस हेवन में काम करता है, और ये जो हेवन है ये एक प्री ऑर्डर्ड नेचुरल ऑर्डर के रूप में काम करता है, और सभी को इस सभी इस हेवन के अंदर रह रहे हैं, इस हेवन की अथॉरिटी के अंदर रह रहे हैं. सो दे वर कमिंग अप विद द आइडिया ऑफ ऑल अंडर द हेवन. सो वो ऑल अंडर हेवन के आइडिया के साथ आते हैं. तो यहाँ पर when we are talking about all under heaven, this idea was propounded by Tiangyang, and Tiangyang यहाँ पर इस all under heaven को तीन अर्थों में समझाते हैं. So यहाँ पर when we are talking about all under heaven, it means that it means first it is about the land of the world, it is about all people in the world, and it is also about the world of institution. यानी जितना भी लैंड है इस वर्ल्ड का वो इस हेवन की अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, जितने भी लोग हैं वो इस हेवन की अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड के वो भी इसके अंदर काम कर रहे हैं. सो इन सबको एक सिंगल टर्म में कंबाइन कर दिया गया, और हम लोग ये जो सिंगल टर्म था ये था ऑल अंडर द हेवन. एंड ये जो तीनों टर्म्स हैं ये समझना जरूरी है that they are not abstract from each other, but they are working in an inseparable way, in connection to each other. So this is also very important. Now यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो वेस्टफेलियन सिस्टम था वो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड था,
ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि सभी जो स्टेट्स है वो बराबर खड़े एक दूसरे के साथ। सो दैट वाज मोर इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल। बट जब हम लोग ऑल अंडर द हेवन के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, ये हायरार्किकल टर्म्स में डिफाइन होता है, ये हायरार्किकल टर्म्स में ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न है, जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न के अनुसार ऑर्डर को क्रिएट किया जाता है। और ये जो पैटर्न ऑफ ऑर्डर है दैट इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड मेजर, ये वर्ल्ड मेजर के बेसिस पे काम करता है। तो जब हम लोग इस वर्ल्ड मेजर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी इश्यूज है या अफेयर्स है वर्ल्ड के, दे शुड बी एनालाइज्ड एंड मेजर्ड बाय वर्ल्ड स्टैंडर्ड रादर देन अ नेशन स्टैंडर्ड। ये जरूरी है कि जो भी वर्ल्ड में इश्यूज हैं या जो भी अफेयर्स हैं उन्हें वर्ल्ड स्टैंडर्ड के द्वारा मेजर किया जाना चाहिए, नेशन स्टैंडर्ड के द्वारा मेजर नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए रादर देन दे बी लुक्ड फ्रॉम लोकल पर्सपेक्टिव। उन्हें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए, लोकल पर्सपेक्टिव के से नहीं। अब यहाँ जो आइडिया है वो मैक्रो लेवल को इंपॉर्टेंस देकर माइक्रो लेवल्स पर जो इश्यूज हैं उनको इग्नोर करने का आइडिया नहीं है। यहाँ पर आइडिया है कि अगर बहुत छोटा इशू भी है तो आप उसे माने कि ये इस वर्ल्ड का इशू है और उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई और इशू। ओके, जब हम लोग वेस्ट इंडियन के बारे में बात करते हैं, particular issues are considered to be important, like militarism, for example, like state की sovereignty से related issue, for example, they are considered to be important issues. But when we are talking about the issue of environment, for example, अभी तो issue environment का जो issue है वो बहुत prominent होता जा रहा है, but we all know that like कानपून सम्मेलन के बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ा प्रोमिनेंटली इस पे काम होना स्टार्ट हुआ। बट इससे पहले when we are talking about developing countries or underdeveloped countries, they were fighting for their they were fighting for their rights in terms of environment, or they were raising their voice against environmental degradation that is taking place because of industrialization in western countries. So हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम तक इस इशू को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, आज इस इशू को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और इस इशू को लेकर डिबेट भी है कि ये जो इशू है ये ये वर्ल्ड का इशू माना जाना चाहिए या कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स का इशू माना जाना चाहिए। तो जो वेस्टर्न स्टेट्स है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स हैं या जो अंडर डेवलप्ड और जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर environmental pollution, so they should pay the cost. जो अंडर डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्री है उनका ये कहना है कि जो डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आपने पहले किया और आपके वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस देखने को मिलते हैं, आपके वजह से फॉसिल फ्यूल्स के एमिशंस देखने को मिलते हैं। सो यू आर एक्चुअली responsible for that. You have done enough development, now give us opportunity to develop and pay the cost. तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं whatever was done, it was done by our ancestors. Our present and coming generations are not playing any role in that. तो हम क्यों आपका कॉस्ट पे करें? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस इशू को लोकल लेवल या लोकल कंटेक्स्ट या नेशनल लेवल के कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है। हर एक स्टेट सोच रहा है मेरा क्या फायदा होगा, मेरे को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट का। वेस्टर्न स्टेट सोच रहे हैं हमको तो कोई उतना नुकसान हो नहीं रहा है, तो हमें क्या फायदा होगा। नॉन वेस्टर्न स्टेट्स आर थिंकिंग इन देयर ओन टर्म्स, और नॉन वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर भी देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन स्टेट्स। सो यहाँ पर इस इशू को ये जरूरी है कि हम इसे वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में लेकर आए। सभी states को they should come together, they should create an institution beyond national boundaries, and like in terms of global civil society, उस टर्म में एक स्टेप लेने की जरूरत है। सो यहाँ पर उसी टर्म में बात हो रही है, यहाँ पर उसी टर्म में वर्ल्ड जो सिनेरियो है, वर्ल्ड का जो कंटेक्स्ट है, उसी टर्म में यहाँ पर बात हो रही है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट Chinese world order, it was actually based on the longevity and flexibility of core institution that was considered or that was recognized as tributary system.
ये जो ट्रिब्यूटरी सिस्टम था ये हमें हैन के पीरियड में देखने को मिलता है, एंड ये सबसे पहले हैन के द्वारा ट्रेडिंग अरेंजमेंट को लाने के लिए बनाया गया था, ट्रेड को अरेंज करने के लिए बनाया गया था। बट बाद में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया पीस को मेंटेन करने में, और साथ ही जो एलाइड जो एलीज हैं उनको विन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये जो ट्रिब्यूटरी सिस्टम है ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को बनाने में बिलीव करता है जो कि को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। कहने का मतलब ये है कि जो चाइनीज एम्पायर के जो डिफरेंट एंटिटीज हैं उनके को एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है ये ट्रिब्यूटरी सिस्टम, क्योंकि ये अलायंस को बनाने में, पीस को बनाए रखने में बिलीव करता है। तो यानी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चाइनीज एम्पायर्स, it was incorporating barbarians, tribes, kingdom, peripheral political communities, and Europeans too. So in that way, the whole idea was not to exclude anyone. Now this ये एक बहुत important point है कि हम लोगों ने यहाँ पर, and here I would also like to talk about Africa, where when we are and this work has been explored by Robert Jackson. Robert Jackson जो है वो जब अफ्रीकन सॉवरेनिटी के बारे में बात करते हैं तो वो अफ्रीकन सॉवरेनिटी को एक ऐसे फ्रेमवर्क के पार्ट के रूप में देखते हैं जिसमें दो चीजें जक्सटापोज होती हैं, जो दो चीजें एक साथ आती हैं। एक तरफ तो रियल स्टेट और दूसरी तरफ पॉजिटिव सॉवरेनिटी, जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट लगती है। बट हम लोग देखते हैं कि when we are talking about African sovereignty, then it is working with this framework where individuals are not separated from institutions. They are not separated from society. They are actually very much interlinked with society. So they are working, so they are more as a social actor. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वेस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करें तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सारी जड़ें हैं वो लिबरलिज्म से निकली हैं, जहां पर इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात होती है, इंडिविजुअल को स्टेट से स्वतंत्रता पहुंचानी है, इस चीज के बारे में बात होती है। और शायद और ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है एब्स्ट्रैक्टनेस को क्रिएट करने का, वेयर स्टेट कैन एब्स्ट्रैक्ट इटसेल्फ, क्योंकि इंडिविजुअल अपने आप को डिफाइन कर रहा है स्टेट से अलग करते हुए, तो वो जो रिलेशनशिप है वो टूट जाता है। जब हम लोग अफ्रीकन कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो अफ्रीकन कंटेक्स्ट में जो इंडिविजुअल है वो ये बिल्कुल नहीं सोच रहा है कि उसको सोसाइटी को उसको सोसाइटी को रूल करना है, या इस तरीके का कंटेक्स्ट नहीं आता है। कंटेक्स्ट क्या आ रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी को मेंटेन और सोसाइटी को प्रिजर्व करना उसके अपने लिविंग और अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो जो एब्स्ट्रैक्टनेस है वो क्रिएट नहीं हो पाता है, और एक पॉजिटिव सॉवरेनिटी, जो इंडिविजुअल की जो पॉजिटिव सॉवरेनिटी है वो निकल कर आती है। नाउ हमने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात की, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव स्पेसिस के बारे में बात की, ऑन्टोलॉजिकल रियलिटीज के बारे में बात की, और हमें ये समझ में आता है कि जो एक मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट यूरोपियन और वेस्टर्न कंटेक्स्ट से डिराइव हो रहा है, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम को इसने और ज्यादा बढ़ाया है, क्योंकि ये एक्सक्लूजन्स को लेकर आता है, ये एक्सप्लॉयटेशन को लेजिटिमाइज करता है। इस सेंस में अगर देखा जाए तो जो नॉन वेस्टर्न कंटेक्स्ट है वो एक रिलेटेबल लैंग्वेज, एक वी कैन से एक रिलेशनल लैंग्वेज को क्रिएट करता है बिटवीन पीपल एंड द रूलर। it is more democratic. They did have language of sovereignty, जहां पर sovereignty is representing sovereignty. So यहाँ पर ऑलरेडी सिस्टम बहुत डेमोक्रेटिक था नॉन वेस्टर्न कंटेक्स्ट में। हमने इंडिया के बारे में बात की, हमने चाइना के बारे में बात की, हमने इंडिजिनियस कम्युनिटीज के बारे में बात की, और वेस्टर्न और यूरोपियन कंटेक्स्ट के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जहां पर इंडिजिनियस पीपल के सॉवरेनिटी को एक विशेष पावर पॉलिटिक्स के जरिए उसको दबाया गया। हमने इसके बारे में बात की, पर ये यहाँ समझना जरूरी है कि
हमने जिन भी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात की है, हमें उसे एक पेनिसिया की तरह नहीं लेना चाहिए. Like for example, we should not forget we should not forget कि जो मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर था, उन्होंने ज्यूज और क्रिश्चियंस को एक इंफीरियर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया. We should not forget that caste system is also there in Indian political system. So we are also following discriminatory practices. We should also understand that there are different kinds of problems, or there are different kinds of shortcomings which used to be there in non-Western political systems. We should not forget that. So this should not be taken as panacea. यहाँ पर जो main idea है वो ये है कि ये I mean खासकर स्टूडेंट्स के लिए उनको ये समझाना कि जो वेस्टर्न स्टेट सिस्टम है अपने स्पेसिफिक यूरोपियन कंटेक्स्ट में, इट इज इसकी भी हमें जरूरत है. और ये इसलिए जरूरत है ताकि हम लोग जो सिविलाइजेशंस रही हैं पास्ट हिस्ट्री में, या जो स्टेट्स रहे हैं, उनको हम लोग प्रॉब्लमेटाइज कर सकें. एंड एट द सेम टाइम it is also important, and it is also imperative not to read, filter, or judge such historical conceptual constructs by modern sensibilities or by modern yardsticks like linguistic, material, and non-native. तो ये जरूरी है कि हम जो भी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम लोग मिसकॉन्स्ट्रू नहीं करें. हम उनके मीनिंग्स को डिस्टॉर्ट नहीं करें. दिस इज ऑल्सो very important. We should look for other alternatives as well. And यहाँ पर स्टूडेंट्स को यही बताना बहुत जरूरी है कि जो यूरोपियन कंटेक्स्ट आ रहा है उसे हम लोग यूनिवर्सल या गिवन के रूप में नहीं ले सकते. स्टेट मेकिंग के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और उन सभी एक्सपीरियंसेस को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है अगर हम सही रूप में स्टेट को हिस्टोरिसाइज करना चाहते हैं. अगर हम सही रूप में सोवरेनिटी को हिस्टोरिसाइज करना चाहते हैं, तो हमें डिफरेंट हिस्ट्रीज के साथ डील करना होगा, हमें डिफरेंट हिस्ट्रीज के साथ इंगेज करना होगा. केवल उसी हिस्ट्री को के साथ इंगेज नहीं करना होगा जो कि यूरोपियन या वेस्टर्न कंटेक्स्ट से निकली है. सो यहाँ पर आप लोगों का ये जो आर्टिकल है ये आप लोग का खत्म होता है. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन मोर आर्टिकल विच इज अबाउट टेरिटोरियल मिथ, जहां पर हम लोग एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे. जहां पर हम लोग टेरिटोरियल मिथ के बारे में बात करेंगे. एंड व्हेन और जब हम लोग टेरिटोरियल मिथ के बारे में बात करेंगे तो हम लोग यूरोपियन स्टेट्स के बारे में स्पेशली बात करेंगे, जहां पर मेन आइडिया है कि जब हम लोग टेरिटोरियल स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, और जब हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं, जहां पर टेरिटरीज जो हैं वो एज सच डिफाइन एज सच उस तरीके से डिफाइन नहीं है जिस तरीके से हम लोग स्टेट को समझते आए हैं. और जब मैं स्टेट के बारे में बात करती हूँ तो कहने का मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टेरिटरी. लेकिन जब हम लोग यूरोपियन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो आप देखोगे कि जो टेरिटरीज हैं दे आर इंटरमिंगल्ड. वहां पर तो जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को एज सच उस टेरिटरी के रूप में डिफाइन नहीं करते हैं. वहां पर तो जो स्टेट्स हैं दे आर अंडरस्टूड इन अ डिफरेंट सेंस वेयर दे आर शेयरिंग देयर टेरिटरीज. और ये जो शेयरिंग ऑफ टेरिटरीज है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है यूरोपियन स्टेट को. यूरोपियन when we are talking about European context, then sharing of territory is playing far more important role. So I will be talking about this, and we will be talking about how a nation state कैसे एक टेरिटोरियल मिथ के रूप में काम करता है जब हम लोग यूरोपियन कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं. So I will be talking about that. You just give me 5 minutes break, then I will be discussing that part.
Okay. Okay. So when we are talking about European Union, or when we are talking about the way European Union has constructed itself, यूरोपियन यूनियन को हमेशा, या यूरोपियन इंटीग्रेशन को का जो नैरेटिव हम लोग के सामने आता है, उसमें इस तरीके का डिबेट आया कि जो नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है, जो कि टेरिटरी पर बेस्ड होता है, यू नो, नाउ व्हेन द स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग देमसेल्व्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूरोपियन integration, then they will be losing their national identities. और इसके बेसिस पर जो नेशन स्टेट का जो पूरा आइडिया है, उसको एक मिथ की तरह माना गया, उसको एक मिथ के रूप में देखा गया। तो यानी कि क्योंकि मेन आइडिया ये था कि जब यूरोपियन इंटीग्रेशन हुआ तो स्टेट्स ने अपना जो नेशनल आइडेंटिटी का जो नेशनल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं पर सरेंडर किया, जिसकी वजह से दे लॉस्ट देयर नेशनल आइडेंटिटी एंड द आइडेंटिटी दैट दे अडॉप्टेड वर अ शेयर्ड आइडेंटिटी। नाउ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम लोग यूरोपियन स्टेट के बारे में, जब हम लोग यूरोपियन कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो फाउंडेशन जो आ रहा है वो सारा का सारा, or we can say that when we are talking about European Union, it was more about a journey of space. It was more about a journey related to territoriality. जब हम लोग यूरोपियन इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये एक्चुअली में पूरा जो जर्नी रहा, ये स्पेस को लेकर जर्नी रहा, ये टेरिटोरियलिटी को लेकर जर्नी रहा, और कहीं ना कहीं पर इसका जो फाउंडेशन है ये सर्कुलेशन और मोबिलिटी पर बेस्ड है। मैं यहाँ पर सर्कुलेशन और मोबिलिटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दे वर कमिंग अप विद द आइडिया ऑफ शेयर्ड टेरिटरी एंड शेयर्ड सॉवरेनिटी। देखिए, जब वेस्टफेलिया का आइडिया आता है ना, तो उसमें आप सॉवरेनिटी को शेयर नहीं कर सकते हैं, आप टेरिटरी को शेयर नहीं कर सकते हैं। आप टेरिटरी को आप मान रहे हैं दैट इट इज एक्सक्लूडेड, लाइक टेरिटरी इज क्रिएटिंग एक्सक्लूजन, sovereignty is creating exclusion, and it's also a reality. Yes, they are creating self and other and creating exclusion. So how is it possible to talk about, तो हम लोग शेयर्ड सॉवरेनिटी और शेयर्ड टेरिटोरियलिटी के बारे में कैसे बात कर रहे हैं जब हम लोग यूरोपियन इंटीग्रेशन के कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, या जब हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि जो नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो यूरोपियन स्टेट से मिसिंग है। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि जो यूरोपियन कंस्ट्रक्शन का जो पूरा डिस्कोर्स है वो नेशन स्टेट को अपने सेंटर में रखता है। नेशन स्टेट को जब वो अपने आप को बिल्ड कर रहा है, यूरोपियन जब अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक यूनियन के रूप में के रूप में, तो यहाँ पर इस पूरे बिल्डिंग प्रोसेस में वो नेशन स्टेट को अपने सेंटर में रखते हैं। और जो एक बहुत जो इम्पोर्टेंट जो स्पेशल क्वेश्चन आता है जो कि यूरोपियन कंस्ट्रक्शन के द्वारा रेज किया गया, वो नेशन स्टेट के रूप में आता है, जहां पर नेशन स्टेट के स्टेटस को टेरिटोरियल फैब्रिक के रूप में डिफाइन किया जाता है। यानी यूरोपियन यूनियन के टेरिटोरियल फैब्रिक के रूप में नेशन स्टेट को डिफाइन किया जाता है। अब जब हम लोग टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो टेरिटेरिया है, जो एक टेरिटरी होती है, वो एक एरिया को डिफाइन करती है जिसमें सॉवरेनिटी काम कर रही होती है। So territory is not just territory. Territory refers to the area which is embodied by the sovereignty and by the public policies of the state. एक टेरिटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है क्योंकि वो सॉवरेनिटी के द्वारा भी डिफाइन हो रही है, और साथ ही स्टेट जिस तरीके की पब्लिक पॉलिसीज बना रहे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसीलिए टेरिटरी केवल और केवल एक स्पेस नहीं है। टेरिटरी जो है वो नेशनल टेरिटरी के रूप में डिफाइन की जाती है, बिकॉज आप टेरिटरी को तभी आप नेशन बोलते हो
जब उसमें एक पर्टिकुलर, जब उसमें सॉवरेनिटी का आइडिया हो, जब आप सॉवरेनिटी के लिए अप्रोच करते हैं और साथ ही जो पब्लिक पॉलिसी जो होती है स्टेट की वो काम कर रही हो। तो टेरिटरी, अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज में टेरिटरी के बारे में बात करेंगे तो इट इज नॉट जस्ट लीगल स्पेस जहां पर जो सोसाइटी है वो पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, बट इट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल स्पेस, बट ये एक पॉलिटिकल स्पेस भी है। Now when we are talking about state territory, इस सेंस में जब हम लोग स्टेट टेरिटरी के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसा स्पेस है जिसके ऊपर जो अथॉरिटी है वो अपने वो डिफरेंट स्टेट की बॉडीज के थ्रू काम करना स्टार्ट करती है, अपने पावर को एक्सरसाइज करती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आती है, जुडिशरी लेकर आती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सब कुछ लेकर आती है। और इस सेंस में अगर देखा जाए तो जो टेरिटरी है वो एक ऐसा स्पेस है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करती है। सो इस तरीके से टेरिटरी के बारे में जब भी बात की जाती है तो टेरिटरी जो है वो यूरोपियन मेंबर स्टेट्स के बीच में एक नेशनल कम्युनिटी के नोशन को लेकर आती है, उसको एस्पाउस करती है, जो कि पॉपुलर सॉवरेनिटी को इम्बॉडी करता है, और साथ ही जिसमें कि हम लोग डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी, स्टेट सॉवरेनिटी, इसके बारे में बात करते हैं, ये रूटेड रहते हैं उस पॉपुलर सॉवरेनिटी में। सो इन दैट वे अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं तो जो स्टेट टेरिटरी है दैट इज कंसिडर्ड टू बी सिनोनिमस विद नेशनल टेरिटरी। स्टेट टेरिटरी को नेशनल टेरिटरी के सिनोनिमस में माना जाता है, और ऐसा क्यों है ये अभी आपको समझ में आएगा। स्टेट टेरिटरी जो होती है वो एक वो पॉलिटिकल लाइफ में, लाइक यूरोपियन के पॉलिटिकल लाइफ में एक बहुत सेंट्रल पोजीशन लेकर चलता है, क्योंकि क्योंकि people are there, because people there are organized by the state, and that organization is taking place both symbolically and materially। क्योंकि जो people है वो state के द्वारा organized है और ये symbolically और materially दोनों terms में काम करता है। तो जो nation state territory है यूरोप में, that is the space over which the state plays out its sovereignty as well as a space for its citizen of self-referential identity। तो जब हम लोग यूरोप के कंटेक्स्ट में नेशनल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, नेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर स्पेस को दो अर्थों में समझना होगा। एक तो वो स्पेस जिसके ऊपर स्टेट जो है वो अपने सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करता है, और दूसरा एक और स्पेस ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी इसी स्पेस को आप दो अर्थ में समझ रहे हैं। एक ऐसा स्पेस जहां पर स्टेट अपनी सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज कर रहा है, और वही जो स्पेस है उसको इस संदर्भ में भी समझा जाता है कि ये उसके सिटीजन्स को एक सेल्फ रेफरेंशियल आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा, जिसके द्वारा जो नेशनल कल्चर है वो पब्लिकली काम करेगा, जो नेशनल कल्चर है वो पब्लिकली सामने आएगा। तो जब हम लोग यूरोपियन इंटीग्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, हालांकि ये नया ये काफी नया प्रोसेस था in the sense कि it was a new process in the sense that it places all the member state on equal footing। ये एक नया प्रोसेस इसलिए था क्योंकि इसने सभी मेंबर स्टेट्स को इक्वली ट्रीट किया, इक्वली उनको एक ही फुट पे रखा। सो इस कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन में जो स्टेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर डिसीजन के साथ बंधे हुए हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से आएगा। मान लीजिए कि कोई एक स्टेट अगर यूरोपियन यूनियन में अगर कोई एक सॉवरेन स्टेट एक पर्टिकुलर डिसीजन के खिलाफ जाता है, लेकिन मेजॉरिटी वोटिंग से उस डिसीजन पे कंसेंसस बन जाता है, तो ये जो मेजॉरिटी के बेसिस पर जो डिसीजन लिया गया है ये उस स्टेट पर भी इम्प्लाई होगा जिसके खिलाफ उसने वोटिंग की थी। सो ये कहीं ना कहीं पर जो यूरोपियन यूनियन है उसके सुप्रा नेशनल नेचर को दिखाता है, उसके सुप्रा नेशनल नेचर को दिखाता है, जो इसके स्पेशियल फुटप्रिंट को एक्सटेंड कर देता है थ्रू फ्री कंसेंट और सेल्फ डिटर्मिनेशन टू अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन यूरोपियन यूनियन। ये उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि कई लोगों का ये मानना है कि जो यूरोपियन है वो एक सेंटर फ्री एम्पायर है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल उल्रिक बेक के बारे में अगर बात की जाए तो उनका ये मानना है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन एम्पायर के रूप में काम करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर जो यूरोपियन कंस्ट्रक्शन है वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को, वो कॉन्स्टेंटली जो नेशन की टेरिटरी का जो वैल्यू है, हर नेशन की टेरिटरी का जो वैल्यू है उसको रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक प्रोसेस जो है वो अभी भी चल रहा है। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशन है ये कहीं ना कहीं पर नेशन स्टेट के इम्पोर्टेंस को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। नेशन स्टेट के का जो कंसेप्ट है, जो ओवर आर्किंग कंसेप्ट है, उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं और नेशन स्टेट को एक मिथ के रूप में देखना स्टार्ट कर देते हैं जब यूरोपियन कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाती है तो। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हम लोग देखते हैं कि लाइक हम लोग आगे देखेंगे कि अभी जो आइडिया हम लोगों का निकल के आ रहा है वो ये दैट नेशन स्टेट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टेट, you know, they are not able to preserve their national identity when they are integrated in European Union. So ये एक ऐसा इंप्रेशन लेकर आ रहा है कि जैसे कि जो नेशन स्टेट है वो एक ओवर आर्किंग कंसेप्ट के रूप में जो नेशन स्टेट है उसका जो इंपॉर्टेंस है वो कम होता जा रहा है। ये एक मिथ की तरह काम कर रहा है जब हम लोग यूरोपियन कंस्ट्रक्शन में काम करते, जब हम लोग यूरोपियन कंस्ट्रक्शन को देखते हैं या जब हम लोग यूरोपियन इंटीग्रेशन को देखते हैं। और मिथ इसलिए बोला जा रहा है, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि कोई स्टेट अगर किसी डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है लेकिन मेजॉरिटी में डिसीजन हो गया तो भी वो डिसीजन उस पर इम्पोज किया जाएगा। सो यहाँ पर ये जो पूरा काम है ये इस चीज को इन्वेस्टिगेट करता है कि कैसे यूरोपियन इंटीग्रेशन में जो नेशन स्टेट है उनका एक सेंट्रल रोल है। और इस चीज को करने के लिए वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि यू नो वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो यूरोपियंस का आइडेंटिटी है वो नेशन स्टेट के द्वारा शेप होता है। और जो मेन जो टू अंडरस्टैंडिंग ली गई है लाइक, और जो यूरोपियन कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से एक पोस्ट नेशनल प्रोसेस के रूप में देखा जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं पर नेशन स्टेट का जो डिक्लाइनिंग कंसेप्ट है उसको सुपरसीड कर रहा है। सो रादर देन सेइंग कि यूरोपियन इंटीग्रेशन के वजह से नेशन स्टेट या जो सभी स्टेट्स हैं उनके स्टैटिज्म को या नेशन स्टेट के प्रोजेक्ट को खतरा पहुंच गया है या वो डिक्लाइन कर रहे हैं, हमें यूरोपियन इंटीग्रेशन को, यूरोपियन कंस्ट्रक्शन को पोस्ट नेशनल प्रोसेस में देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? बिकॉज दे आर creating different kind of national process by talking about sharing territoriality and sharing sovereignty, जहां पर वो shared sovereignty और shared territoriality के जरिए एक पोस्ट नेशनल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग जब भी हम लोग यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो यूरोपियन हिस्ट्री को एक पर्टिकुलर तरीके से समराइज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरोपियंस के बारे में ये माना जाता है वो एक प्री नेशनल एज से निकले हैं, और ये जो प्री नेशनल एज है इसको दिखाया जाता है कि ये एलियन है, ये डार्क एज थी, जिसमें ज्यादा पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस हुआ करते थे। सो प्री नेशनल एज यूज्ड टू बी अ डार्क एज। एंड जब हम लोग नेशंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो नेशंस का जो एज है वो स्टार्ट होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीजन। तब से नेशन जो है वो आना स्टार्ट होता है, जब से हम लोग रीजन के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं और स्टेट के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यूरोपियन इंटीग्रेशन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए उसको हमें इंपॉर्टेंटली देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो यूरोपियन इंटीग्रेशन है दैट इज ब्रिंगिंग हार्मनी अमंग द नेशन स्टेट्स। क्योंकि जो यूरोपियन इंटीग्रेशन है वो नेशन स्टेट्स के बीच में हार्मनी लेकर आता है, उनको पैसिफाई कर रहा है, उनको सिविलाइज कर रहा है। लेकिन एक और चीज हो रही है इसके साथ, वो है कि जो स्टेट्स हैं जो कि इंटीग्रेशन का पार्ट बन रहे हैं उनका आइडेंटिटी लूज हो रहा है, उनकी डेमोक्रेटिक सॉवरेनिटी भी कहीं ना कहीं पर लूज हो रही है। इसी के साथ ये जो डिबेट है फेडरलिज्म और कॉन्फेडरलिज्म का, जहां पर हम लोग कॉमन पॉलिसी में यूरोपियन इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं और एक कॉमन पॉलिसी बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक डिबेट लेकर आ रहे हैं फेडरलिज्म और कॉन्फेडरलिज्म का। ये कहीं ना कहीं पर एक वाइडर पॉलिटिकल डिबेट को टच करता है ये जो वाइडर पॉलिटिकल डिबेट है ये यूरोपियन प्रोजेक्ट के बारे में है, जो कि
नेशन स्टेट को उसके सेंट्रल पीस के रूप में डिफाइन करता है। अब जब हम लोग डिफरेंट स्कॉलर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपने बेनेडिक्ट एंडरसन का नाम सुना होगा, जो कि स्पेशली एक इमेजिन कम्युनिटी के रूप में नेशन को देखते हैं। गैलेनर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, when we are talking about state, when we are talking about nationalism, all these are understanding nation as something which is a modern phenomena. ये सभी जो स्कॉलर्स हैं ये नेशन को एक मॉडर्न फिनोमेना के रूप में समझते हैं। एंड ये जब भी नेशन के बारे में बात करते हैं तो इनके अनुसार they are not understanding nation as expression of cultural reality, जो कि ये नेशन को हमेशा एक कल्चरल रियलिटी के रूप में डिफाइन नहीं करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में फ्रोज हो गया। they are not looking at nation state as cultural reality which is frozen in a particular time, and they're also not understanding it as an avatar of some some ethnic ontology or एसेंस। ना ही इसको किसी एथनिक ऑन्टोलॉजी का एक अवतार के रूप में माना जाता है। जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो काम करता है नेशनल कलेक्टिव इमेजिनेशन में, वो है नेशनल टेरिटरी। यू कैन नॉट, दे आर टॉकिंग अबाउट नेशन स्टेट नॉट एज कल्चरल रियलिटी बट एज एज नेशनल टेरिटरी, बिकॉज ये किसी भी नेशनल कलेक्टिव इमेजिनेशन का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और ये जो नेशनल टेरिटरी है इसका फिक्स लीगेसी नहीं है। तो नेशनल टेरिटरी जो है वो नेशन स्टेट का, और वी कैन से कि जो पूरा प्रोसेस है नेशंस के बनने का, उसमें नेशनल टेरिटरी जो है वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट के रूप में रहता है। नाउ हम लोग यहाँ पर जो एक मेन कंसर्न जो निकल कर आता है वो ये कि जितना भी साइंटिफिक लिटरेचर है, जो भी अभी हमने ऊपर बात की, जो कि अभी हमने ऊपर बात की, ये पूरा ये पूरा इट सीम्स टू बी यूरोसेंट्रिक। ये कहीं ना कहीं पर हमें यूरोसेंट्रिक लगता है, और इसके साथ साथ बिकॉज यूरोसेंट्रिक है तो सेल्फ रिफरेंशियल ही है, यानी कि अपने आप का रेफरेंस हर चीज में प्रोवाइड करता है। सो हम लोग देखते हैं कि यूरोप में जो नेशन स्टेट्स हैं they are systematically presented as यूरोपियन इन्वेंशन। जैसे कि हमने अभी स्टेट के बारे में बात की थोड़ी देर पहले, स्टेट को यूरोपियन इन्वेंशन के रूप में माना जाता है, और इनका ये मानना है कि इन्होंने ही पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सपोर्ट किया है। सो यहाँ पर when we are talking about, और हमने इसके कॉन्ट्रास्ट में अभी बात की, जैसे कि हमने चाइना के बारे में बात की, जब मैंने आपसे IR पढ़ाते समय डिफरेंट हिस्ट्रीज के बारे में जब हमने बात की थी, तो हमने जाना कि कैसे IR सॉवरेनिटी, nationalism, कैसे they were very much there in Korea, they were very much there in Southeast Asia, we were talking about Taiwan, we were talking about Australia, indigenous Australians, so ये सब जो चीजें, ये सब जो वर्क है, ये कहीं ना कहीं पर एक इस चीज की तरफ हमारा ध्यान दिलाते हैं कि ये जरूरी है कि हम लोग ग्लोबली इंक्लूसिव जियो हिस्टोरिकल कंपैरिजंस की तरफ जाएं, जो कि यूरोसेंट्रिक प्रेजम्पशंस को ना केवल चैलेंज करेगा बल्कि इसको डीकंस्ट्रक्ट करने में भी हेल्प करेगा। सो हम लोग देखते हैं कि जो यूरोसेंट्रिक जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है, इसको बहुत सिंपल बना दिया गया है। इसको बहुत सिंपल इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो नेशन स्टेट का जो पूरा आइडिया आ रहा है वो 2 आर्केटाइप से आ रहा है। जो नेशन स्टेट का जो पूरा हिस्ट्री है उसे सिर्फ 2 स्टेट्स में बांध दिया गया है, एक तो जर्मन मॉडल और एक फ्रेंच मॉडल। एंड जब हम लोग इन दोनों मॉडल्स के बारे में बात करते हैं तब हम देखते हैं कि दोनों मॉडल्स में जो टेरिटरी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन दोनों आर्केटाइप्स में, जर्मन मॉडल में और फ्रेंच मॉडल में। अगर फ्रेंच मॉडल के बारे में बात की जाए तो फ्रेंच मॉडल में जो नेशन है वो एक बहुत लंबे टाइम के प्रोसेस के बाद आता है, और यहाँ पर जो नेशन है वो स्टेट के द्वारा लेकर आया जाता है थ्रू टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ओके, जो नेशन है वो स्टेट के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है टेरिटोरियल एक्सपेंशन के द्वारा। सो हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो इसमें they are also talking about the importance of popular sovereignty over the acquired territory। जो भी टेरिटरी उन्होंने एक्वायर किया है उसमें पॉपुलर सोवरेनिटी के बारे में भी बात करना स्टार्ट करते हैं। जर्मन के केस में अगर बात की जाए, जर्मन मॉडल के बारे में अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो स्टेट है वो
we can say that state was coming through a common language, means that the state was coming through, we can say, nation. So here nation was preceding the birth of the state in German context. German context में जो nation है वो actually में state के birth से पहले आता है. और हम लोग देखते हैं कि जो unification है, like वो पहले एक idea create होने लगता है कि I mean nationhood का जो आइडिया है वो क्रिएट होने लगता है. और जो नेशनहुड का जो आइडिया है वो शेयर्ड ट्रेडिशंस पे फोकस करता है, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करने लगता है, लाइक लैंग्वेज के बारे में, रेस पर ज्यादा फोकस किया जाता है. और यहाँ पर जो नेशनल टेरिटरी है वो लोगों के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन से डिफाइन हो रही है, यू नो. और वी कैन से दैट वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट वाज कॉमन हेरिटेज. एक और जो हमें मेजर कंपोनेंट दिखाई देता है वो है कॉमन हेरिटेज. सो यहाँ पर जो नेशन है वो स्टेट को जनरेट करता है, जो कि अगेन वी कैन से दैट एक टेरिटरी को एस्पाउस कर रहा है, जो टेरिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. सो हम लोग देखते हैं कि ये जो दोनों रूट्स है, यू नो, ये कहीं ना कहीं पर दोनों जो रूट्स है ये कहीं ना कहीं पर टेरिटरीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में हमारे सामने लेकर आती है. और अगर हम लोग यूरोप के बारे में बात करें तो यूरोप जो अपने आप को एक रोल डेजिग्नेट किया हुआ है कि उसी ने नेशन स्टेट को इन्वेंट किया है. एंड ये जो दो कंट्रीज को यूरोप ने सेलेक्ट किया है एक आर्केटाइप के रूप में, ये कहीं ना कहीं पर सभी यूरोपियन कंट्रीज को वी कैन से दैट सभी यूरोपियन कंट्रीज को या तो सभी यूरोपियन कंट्रीज को या तो जर्मन मॉडल में फिट करने की कोशिश होती है या फ्रेंच मॉडल में फिट करने की कोशिश होती है. सो दे आर reducing each European state to one of these categories, to one of these archetypes. एंड इस चीज के बारे में बात ही नहीं होती है कि किस तरीके से जो यू नो किस तरीके से जो नेशन स्टेट्स हैं वो किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं यू नो पॉलिटिकल ज्योग्राफी को क्रिएट करने के लिए. नोबडी इज इंटरेस्टेड अबाउट दैट. सो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर यूरोप के बारे में अगर प्रैक्टिस में बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि नेशन स्टेट के केवल दो ही वेरिएंट वहां मौजूद थे या दो ही मॉडल वहां मौजूद थे. वी आर फाइंडिंग वाइड रेंज ऑफ वेरिएंट्स ऑफ नेशन स्टेट्स एग्जिस्टिंग इन यूरोप. हम लोग देखते हैं कि यूरोप में बहुत सारे जो वेरिएंट्स हैं वो काम कर रहे थे. हालांकि जो नेशन स्टेट का जो मॉडल है वो सभी सिचुएशंस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यू नो. बट ये हमें एक समझ बनाने में जरूर मदद करता है. तो हम लोग जब फ्रेंच और जर्मन टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो दोनों मॉडल है ये कहीं ना कहीं पर एक वी कैन से जो अभी प्रैक्टिस में जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है उनको समझने में ये दोनों मॉडल उनको समझने में हेल्प नहीं करते हैं, उसको समझने में कोई समझ प्रदान नहीं करते, उनके कंसेप्चुअलाइजेशन में कोई समझ प्रदान नहीं करते हैं. और हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग यूरोपियन नेशंस के बारे में बात करते हैं ये दोनों तो कोई हेल्प प्रोवाइड करते ही नहीं है. लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग 4-5 और टाइप्स के बारे में बात करें तो भी वो सभी जो मॉडल्स हैं वो हेल्प नहीं कर पाएंगे. बिकॉज यहाँ पर नेशन स्टेट्स को क्लासिफाई करने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं और ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर हो रहा है. जैसे लैंग्वेज के बेसिस पर हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मॉन्गरिंग टेंडेंसीज के बेसिस पर हो रहा है, लेवल ऑफ बेलिजरेंस के बेसिस पर हो रहा है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कब मिला इसके बेसिस पर हो रहा है, डिग्री ऑफ सॉवरेनिटी के बेसिस पर हो रहा है, स्टेट और सोसाइटी के बीच में कितना इंडिपेंडेंस है, कितना रिलेशनशिप स्मूथ है इसके बेसिस पर हो रहा है, यू नो सेंटर ऑफ पावर के बेसिस पर हो रहा है, इंपीरियलिस्ट बिहेवियर के बेसिस पर हो. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, ओपननेस, कनेक्टेडनेस, लेवल ऑफ geographical eccentricity, all these are important role, all these factors are playing an important role, and all these factors cannot be fitted in 1, 2, 3, 4, 5 models. तो ये कहीं ना कहीं पर
काफी डिफिकल्ट है कि हम एक सिंगल टाइपोलॉजी को लेकर आए जो यूरोपियन नेशन स्टेट्स के सभी जो सभी यूरोपियन नेशन स्टेट्स को का अकाउंट प्रोवाइड कर सके। और यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन को अगर आप फेवर करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उस क्लासिफिकेशन को दूसरे के ऊपर इम्पोज करेंगे, जिसे पूरी संभावना है कि एक नेशनलिस्टिक बायसनेस के रूप में इंटरप्रेट किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कई जो मेंबर हैं और कई जो नॉन मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, ये इस क्वेश्चन का आंसर देने में कहीं ना कहीं पर फेल होते हैं जब एक फ्रेंच और जर्मन नेशन स्टेट आर्केटाइप्स के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने के बारे में बात की जाती है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। लाइक फॉर एग्जांपल, there are different countries like Luxembourg is there, Herzegovina, Bosnia is there, Belgium, Estonia, Ukraine, Greece. There are many more states, and you will find that the political culture of each state is different. The livelihood of each state is different. So यहाँ पर इसके बहुत सारे रीजंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है स्टेट के द्वारा जो एक्सरसाइज की जाती है लैंड के ऊपर, और जो पीपल है उनका, that is actually in some state that is weak or that is fragmentary, and it is also because in some state sovereignty is partly an illusion. Like for example, when we are talking about Greece, state sovereignty is an illusion. इसी तरीके से अगर हम लोग बेल्जियम के बारे में बात करें तो वी आर फाइंडिंग दैट नेशन जो है वो आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा अपने आप को गैदर करने की कोशिश करता है। सो हम लोग देखते हैं कि कई कई स्टेट जो है वो लिंग्विस्टिक यूनिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, कई कई हम लोग देखते हैं कि वो नेगोशिएटेड लिंग्विस्टिक के ऊपर बेस्ड है। कई बार हम देख रहे हैं कि कल्चरल प्लूरैलिटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है रादर देन कल्चरल होमोजेनिटी किसी स्टेट को बनाने में। स्विट्जरलैंड इज द बेस्ट एग्जांपल। सो कोई एक पर्टिकुलर फिनोमेना नहीं हो सकता है। और अगर यूरोपियन स्टेट्स में ही इतने सारे डिफरेंस हैं, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि यूरोपियन यूनियन को आप यूरोपियन यूनियन इन सब नेशनैलिटीज को एसिमिलेट कर लेगा और ये जो सभी नेशन स्टेट्स हैं ये अपने नेशनैलिटी को खो देंगे। सो हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो वेरिएंट है वो इस तरीके के नेशंस में सिटीजन को एक चीज करने से नहीं रोक सकता, और वो है द फीलिंग ऑफ अ सेंस ऑफ नेशनल एफिलिएशन। चाहे कुछ भी हो, चाहे जितनी ही डाइवर्सिटीज क्यों ना हो, एवरीवन इज हैविंग दैट एफिलिएशन टुवर्ड्स देयर नेशन, जो कि कहीं ना कहीं पर लैंड के साथ उनके कनेक्शन पर बेस्ड है। So people are considering a particular space or land as a national territory, and they are feeling that whenever they are talking about nationalism, they are feeling their allegiance to a particular national territory. So like for example, if somebody will ask you who are you in different country, then you will not be taking your name, but you will be taking your country's name, and that country is signifying a particular territory. It's a reality. So हम लोग देखते हैं कि जो nation state है, so what we are finding is that the nation state is anything but a profound or evenly distributed force in shaping European identity. So हम लोग देखते हैं कि जो nation state है वो एक बहुत important और distributed force के रूप में काम करता है यूरोपियन आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए। जो यूरोपियंस है, they have created such a wide variety of nation states that no single one stands out as as an indisputable, more credible way to represent them. जो यूरोपियंस हैं उन्होंने नेशन स्टेट्स के इतने वाइड वैरायटीज को क्रिएट किया है कि कोई एक सिंगल फिनोमेना जो है वो इनडिस्प्यूटेबल फिनोमेना के रूप में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। और अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के बारे में बात करें, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के बारे में बात करें, then they are always considering themselves as nation state. This is also a reality. So what we are finding it कि जो यूरोपियन कंस्ट्रक्शन है एक तरफ अगर देखा जाए
तो ये नेशन स्टेट के एंड को नहीं दिखाता है, ये नेशन स्टेट, जैसा कि ये बोला जा रहा है कि नेशन स्टेट वहां पर मिथ हो चुका है, दिस इज नॉट अ रियलिटी। नेशन स्टेट के एंड को नहीं दिखाता है, बल्कि नेशन स्टेट इज, एक तरफ ये नेशन स्टेट के एंड को नहीं दिखाता है, नेशन स्टेट इज अ सेंटर पीस, एंड दूसरी तरफ नेशन स्टेट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ की स्टोन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल आइडेंटिटी बिल्डिंग इन यूरोप। दूसरी तरफ जो नेशन स्टेट है वो यूरोप में सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी के कंस्ट्रक्शन में एक की स्टोन की तरह नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हालांकि जो नेशन स्टेट है वो जो पॉलिटिकल लाइंस के शिफ्टिंग में एक मेजर रोल्स निभाता है, आप अगर यूरोपियन हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो, बट ये केवल एक नेशनल आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये हमने अभी पढ़ा दैट देयर आर डिफरेंट मॉडल्स टू डिफाइन नेशनैलिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, सो एंड आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि नेशन स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पर, बिकॉज एवरीवन इज having their nationalities, everyone is having, like for example, a German will not say that I am a French, for example. When we are talking about Bosnia and Herzegovina, constituting European space, they both are fighting with each other. Both are fighting for particular race, particular nationality. It means that it is playing an important role there. So it means कि जो स्टेट है वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर पीस के रूप में है भी और सेंटर पीस के रूप में नहीं भी है, बिकॉज यहाँ डिफरेंट नेशनैलिटीज के बारे में बात हो रही है। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो यूरोपियन इंटीग्रेशन है वो दो तरीके के नैरेटिव्स के क्लोजनेस पर निर्भर है, अकल्शन पर निर्भर है। एक तरफ तो है मिथ, और वो जो मिथ है वो क्या है कि जो नेशन स्टेट है वो लाइक इट इज टॉप ऑफ द स्केल अमंग पॉपुलर वैल्यूज। जो नेशन का जो आइडिया है, नेशनलिज्म का जो आइडिया है, वो किसी भी और वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीपल के लिए। ये मिथ है जिसके वजह से जो स्टेट्स हैं वो इन नेशंस के साथ कोइंसाइड कर पाते हैं और हायरार्की के बेसिस पर, हायरार्की के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो दो नैरेटिव्स हैं, ये जो डबल नैरेटिव है, एक तरफ जहां पर नेशन को एक ये माना जा रहा है कि ये जो मिथ है नेशन का, ये कहीं ना कहीं पर एक सबसे बड़ा वैल्यू है जो लोगों को जोड़ता है, और यही जो मिथ है इसके द्वारा ही जो स्टेट्स हैं वो अपने नेशंस के साथ अपने आप को कोइंसाइड करते हैं और हायरार्कीज को क्रिएट करते हैं। तो एक तरफ जहां ये इंटीग्रेशन लेकर आ रहा है वहीं पर ये हायरार्कीज को क्रिएट कर रहा है। तो ये जो डबल नैरेटिव है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है 19th और 20th सेंचुरी में। नाउ हम लोग एक तरीके का चेंज देखते हैं, हम लोग एक तरीके का पैराडाइम चेंज देखते हैं, और ये जो पैराडाइम चेंज है इसको हम लोग एक एडजेक्टिव के थ्रू समझते हैं। दैट एडजेक्टिव इज पोस्ट नेशनल। ये जो एडजेक्टिव है ये पोस्ट नेशनल है। अब यहाँ पर हेबरमास के बारे में बात की गई है, और जो हेबरमास है उनका ये मानना था कि जो यूरोपियन यूनियन है वो एक पहला एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का, जो कि नेशन स्टेट के बाउंड्स के बियॉन्ड जाकर डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने पे फोकस कर रहा है। सो यूरोपियन यूनियन वाज अंडरस्टूड टू बी द फर्स्ट एग्जांपल। और यहीं पर ही जो हेबरमास है उनका ये भी मानना है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके नेशनल आइडेंटिटीज को ब्लेंड करके, आई मीन एक नेशन में ब्लेंड करके, जिसको कि हम लोग यूरोप बोल रहे हैं, अगर ब्लेंड किया जाएगा तो ना तो ये एडवाइजेबल है और ना ही ये पॉसिबल है। सो यहाँ पर ये जो एक एडजेक्टिव यूज किया गया है पोस्ट नेशनल, ये काफी हद तक एम्बिगुअस है, बिकॉज आप ये नहीं कर सकते हो कि आप सब नेशनल आइडेंटिटीज को कोलैबोरेट कर दें और एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के अंदर उसको लेकर आ जाए। सो यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जो यूरोप का जो इंटीग्रेशन है, जो यूरोपियन इंटीग्रेशन है, ये ये लाइक वी कैन से दैट यूरोपियन इंटीग्रेशन implies the abdiction of nation states, पर on the other hand और at the same time on the other hand जो nation states हैं वो यूरोपियन कंस्ट्रक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो यूरोपियन स्टेट्स हैं, जो यूरोपियन इंटीग्रेशन है उसमें नेशन स्टेट के आइडिया को
वी कैन से एब्डिक्ट किया जा रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड यही नेशन स्टेट उसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं. सो नेशन स्टेट हम लोग बोल सकते हैं कि यूरोपियन कंस्ट्रक्शन में एक प्रिंसिपल प्लेयर्स की तरह काम कर रहे हैं. एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए दे आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इवॉल्विंग. एक ऐसा प्रोसेस यूरोपियन इंटीग्रेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया जिसके द्वारा वो लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, बट जिसमें कभी भी नेशन स्टेट के डाउनफॉल के बारे में बात नहीं, नेशनैलिटीज के डाउनफॉल के बारे में बात नहीं, हमेशा इसको इवॉल्व करने के बारे में, इसके प्रोग्रेस के बारे में बात हुई है. सो ये जो पोस्ट नेशनलिज्म का या जो पोस्ट नेशनलिस्ट का जो एक्सप्रेशन है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये यूरोपियन कंस्ट्रक्शन का एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन लेकर आता है. बिकॉज व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि द होल आइडिया इज द मार्जिनलाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म. द होल आइडिया इज disreputing nationalism, you know, and that are necessarily imperative for ensuring European construction. और ये बहुत जरूरी है. Just give me 1 minute. Give me 1 minute. ओके, सो ये बहुत जरूरी है कि आई मीन ये एक जो पोस्ट नेशनलिस्ट का जो आइडिया है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एडजेक्टिव है, दैट कैन प्रोवाइड एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूरोपियन कंस्ट्रक्शन. क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर जो नेशनलिज्म को मार्जिनलाइज करने का, उसको डिसरिप्यूट करने का काम करता है, जो कि यूरोपियन कंस्ट्रक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स नेशनलिज्म कैन बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज जो nationalism can be a problem. Like, for example, when we are talking about Hannah Arendt, she was a political scientist and she was figuring out the consequences of nationalism on the state. और हन्ना आरेंट के अनुसार जो यूरोपियन हिस्ट्री है वो इस तरीके के कंक्लूजन को सामने लेकर आती है कि जो नेशन स्टेट है वो एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ नेशनलिस्टिक अब्यूजेस को लेकर आता है. सो व्हाट शी इज कॉलिंग नेशन स्टेट इज अ ट्रेजेडी, क्योंकि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो वी कैन से दैट because public authority because public authority they stop providing protection or providing human rights to minorities on the grounds that they can never become part of mainstream community. So in that way
way it's you know it's sometimes it's good not to use that language of nationalism. Now we can also talk about some territories where they have been decoupled by some organizations from their national belonging. हम उन सभी यहाँ पर उन सभी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं जिनकी टेरिटरीज को उनके नेशनल बिलोंगिंग से अलग कर दिया गया है. जैसे अगर कॉमनवेल्थ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ एक इंटरेस्टिंग केस हो सकता है बिकॉज what Hannah Arendt is talking about is that कोई एक व्यक्ति जो कि ब्रिटिश एम्पायर से बिलोंग कर रहा है that one does not cease to be Indian or Canadian when they are belonging to British Empire. तो वो कैनेडियन भी रहेंगे, वो इंडियन भी रहेंगे, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट क्यों नहीं चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट क्यों नहीं है. सो ये जो मॉडर्न जियो हिस्टोरिकल सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं पर एक नेशनल और स्टेट टेरिटरीज को का जो अलग करने का आइडिया है इसको यूरोप में पॉसिबल बनाता है, जहां पर हम नेशनल टेरिटरीज को नेशनल बिलोंगिंगनेस से अलग कर सकते हैं. सो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर लाइक व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि जब हम लोग यूरोपियन कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो we are finding that all, as I told you, that they are considering all member states as equal members, like on equal footing. ये वाला बात हम लोगों ने ये वाला बात मैंने आप लोग के साथ किया था. It means that all member states also have duty to enforce in their respective countries the laws and public policy of European Union. इसका ये भी मतलब है कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने टेरिटरी में यूरोपियन यूनियन के लॉज और पब्लिक पॉलिसीज को एक्सेप्ट करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर दे आर वर्किंग विद दिस आइडिया ऑफ शेयरिंग सॉवरेनिटी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल फुटिंग टू ईच एंड एवरी स्टेट. एंड यहाँ पर जो शेयरिंग सॉवरेनिटी और जो शेयरिंग टेरिटोरियलिटी का जो आइडिया है ये यूरोपियन इंटीग्रेशन का एक मेन फैक्टर बन जाता है. सो when we are talking about the understanding of nation state, they believe in creating binary by creating territories where territories sovereignties cannot be shared because it would take away sharing sovereignty. The idea of sharing sovereignty is actually understood in terms of take away power or sovereignty of authorities. But European context mein, we are finding that the picture is entirely different because they are believing in this idea of sharing sovereignty and sharing territory. So हम लोग देखते हैं कि ये जो distinctiveness of territory है यूरोप में ये कुछ features पर depend करती है. जैसे for example there is a voluntary sharing of territorial control among nation states with other member states of the European community. जैसे for example जैसे अगर मैं nation states के बीच में दूसरे member states या हम लोग बोल सकते हैं यूरोपियन कम्युनिटी के बारे में जब बात की जाती है तो नेशन स्टेट्स और जो दूसरे मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन कम्युनिटी के दे बिलीव इन शेयरिंग टेरिटोरियल कंट्रोल. एक दूसरे के साथ टेरिटोरियल कंट्रोल को शेयर करते हैं. लाइक वन ऑफ द एग्जांपल इज you must be aware about Schengen visa. One visa is applying for all European states, for example. This is about how they are sharing their sovereignty. This is about how they are sharing their territory. और हर जो स्टेट है वो sovereignty में बहुत voluntarily participate करता है जो कि दूसरे टेरिटरी पर इनेक्ट की जानी है. अपने टेरिटरी के अलावा दूसरे टेरिटरी पर इनेक्ट की जानी है. और यहाँ पर जो एक स्टेट है वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि जो sovereignty है वो उसके अपने टेरिटरी में भी इस्तेमाल की जा सकती है और साथ ही उसके नेबर्स के साथ वो अपने टेरिटरीज को अपने सॉवरेनिटी को शेयर कर सकता है. सो जो यूरोपियन कंस्ट्रक्शंस है ये कहीं ना कहीं पर एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज एक नए कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को इंट्रोड्यूस करता है. एंड इन दैट वे इफ वी लुक एट दिस सिनेरियो देन वी आर फाइंडिंग दैट ये जो
परफेक्ट सॉवरेनिटी का आइडिया है, ये कहीं ना कहीं पर लाइक जॉन इग्न्यू ये बोलते हैं कि परफेक्ट सॉवरेनिटी का जो आइडिया है, जहां पर हम लोग एक्सक्लूसिव नेशन स्टेट, एक्सक्लूसिव टेरिटोरियलिटी के बारे में बात करते हैं, तो एक कंप्लीट एक परफेक्ट सॉवरेनिटी का जो आइडिया है वो सिर्फ थियरी में ही एग्जिस्ट करता है, यू नो, और ये ग्लोबलाइजेशन से पहले एग्जिस्ट करता था। हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पहले एग्जिस्ट करता होगा, बट आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि जो लाइक एज ए स्टेट जो यूरोपियन यूनियन organize करता है, what we are finding is that it is organizing, it is controlling, it is regulating the legal and the legislative processes which are affecting its territory, you know, जो कि कई सारे public policies के through आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस point of view से जो nation state, जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, जो कि नेशन स्टेट्स होते हैं, यू नो, ये एक ऐसे सॉवरेनिटी को इंडिकेट करते हैं जो कि शेयरिंग सॉवरेनिटी का आइडिया लेकर आ रहे हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आइडिया, इट मींस दैट नेशंस जो है वो दे नो लॉन्गर हैव अ मोनोपोली ओवर सेटिंग नॉर्म्स फॉर देयर ओन टेरिटरी। यहाँ पर जो नेशंस हैं उनका खुद का मोनोपोली जो है वो अब नहीं है अपने खुद के टेरिटरीज पर। अब जो यूरोपियन यूनियन है वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा है जो इस मोनोपोली को क्वेश्चन तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस मोनोपोली के बियॉन्ड जाकर दे आर they are controlling. So in that way what we are finding कि ये कहने के बजाय कि जो शेयर टेरिटरीज होती हैं उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, उनकी कोई टेरिटरी नहीं होती है, ये कहने के बजाय इस चीज पर फोकस करना ज्यादा अच्छा होगा अगर हम एक नए अंडरस्टैंडिंग को लेकर आए। और वो नया अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो शेयरिंग ऑफ टेरिटरी है वो कहीं ना कहीं पर म्यूचुअल सॉवरेनिटी को पॉसिबल बनाती है। सो रादर देन टॉकिंग अबाउट, और रादर देन devaluing the idea of shared sovereignty by conceptualizing it in terms of absence of territory, हिंदी में इसको बोलती हूँ मैं कि शेयरिंग सॉवरेनिटी के आइडिया को केवल इस बात पे डीवैल्यू करने के बजाय कि इसमें टेरिटरी नहीं होता है या टेरिटरी का एब्सेंस होता है, इस बात के बेसिस पर शेयर सॉवरेनिटी को डीवैल्यू करने के बजाय शेयर सॉवरेनिटी को एक अलग कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। और वो कंटेक्स्ट क्या है कि जब हम लोग शेयरिंग ऑफ टेरिटरी के बारे में बात करते हैं या शेयरिंग ऑफ सॉवरेनिटी या शेयरिंग ऑफ जब हम लोग शेयरिंग ऑफ टेरिटरी के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पर जो म्यूचुअल सॉवरेनिटी है उसकी पॉसिबिलिटी को क्रिएट करते हैं। सो शेयरिंग टेरिटरी इज अ रूट टू म्यूचुअल सॉवरेनिटी, and in that way we should not understand shared sovereignty as an absence of territory. So this is more about sharing territory, this is more about sharing sovereignty। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपियन कंस्ट्रक्शन है वो नेशनल सॉवरेनिटीज को सप्रेस नहीं करता है, नेशनल टेरिटरीज को सप्रेस नहीं करता है। यूरोपियन सॉवरेनिटी जो है उसने अपने आप को नेशनल सॉवरेनिटी के सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रेजेंट नहीं किया है। जो यूरोपियन सॉवरेनिटी है, मैं दोबारा इस चीज को बोल देती हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल, दैट यूरोपियन कंस्ट्रक्शन ना केवल नेशनल सॉवरेनिटीज को सप्रेस करता है, ना नेशनल टेरिटरीज को सप्रेस कर रहा है। यानी यूरोपियन कंस्ट्रक्शन में या यूरोपियन यूनियन में जो भी स्टेट्स हैं वो अपने नेशनल सॉवरेनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, नेशनल टेरिटरीज को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, और ना ही यूरोपियन सॉवरेनिटी एक सिंगल नैरेटिव के रूप में आ रहा है जो कि बाकी सब टेरिटरीज को डीवैल्यू कर रहा है। नहीं, यूरोपियन सॉवरेनिटी ने कभी अपने आप को नेशनल सॉवरेनिटी के रूप में के जगह पर सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। तो यूरोपियन सॉवरेनिटी का अपना एक अलग लॉजिक है, उसका एक अपना लॉजिक है, उसके अपने डायनामिक्स हैं, और एट द सेम टाइम वो नेशनल सॉवरेनिटीज को भी अपहेल्ड करता है, वो नेशनल सॉवरेनिटीज को भी अपहोल्ड करता है। सो इस पर्सपेक्टिव में हम ये बोल सकते हैं कि जो यूरोपियन इंटीग्रेशन है वो पोस्ट नेशनलिस्ट है, पोस्ट नेशनल नहीं है।
It is post-nationalist. It is not post-national, where national is not just related to exclusivity of territory or exclusivity of sovereignty. ये national नहीं है, बल्कि we can say that post nationalist है. So इस सेंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो यूरोपियन जो इंटीग्रेशन है, we can understand that जो नेशन स्टेट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है यूरोपियन कंस्ट्रक्शन में, but there is a condition that it is presented as a myth and it is not presented as an actual geo-historical reality. So हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन कंस्ट्रक्शन के साथ जो नेशन स्टेट है यूरोप में, वो एक नए डायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गया है, which is not post nation but this is post nationalist. मैंने अभी आप लोगों को इसका अंदर समझाया है. So thank you so much. आप लोगों का जो स्टेट और टेरिटरी का जो आइडिया है, जो थर्ड और जो फोर्थ यूनिट है, वो आप लोगों का खत्म, जो सेकंड यूनिट जो है वो आप लोगों का अभी खत्म हो गया है, बिकॉज आई हैव डन टेरिटोरियलिटी वाला पार्ट एंड आई हैव आल्सो डन स्टेट. So those who have questions they can ask me in the class and I would prefer कि आप इस बार अपने जो रीडिंग्स हैं, मैं आज ही आप लोगों को रीडिंग्स भी भेज रही हूँ और शायद मैंने कुछ और रीडिंग्स भी भेजे हैं अभी आप लोगों को, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार एक रीडिंग कर लीजिएगा अपने रीडिंग्स की, ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं वो आप पूछें और मैं आपको आज वाला जो आर्टिकल्स हैं दोनों वो भी भेज दूंगी, ताकि अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकें, बिकॉज दिस आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एज मिथ इज अ न्यू आइडिया फॉर ऑल ऑफ यू. सो आई जस्ट वांट यू टू रीड इट. I will not repeat the whole article. Thank you so much. I'm sorry, due to some students, we have to keep your voice and camera off. I'm really sorry, but because you all are attending the classes, so you can ask questions. Thank you so much.